अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज गोजरा में M4 पर तामीराती काम का इफ्तिताह किया तो साथ ही खिताब करते हुए मौका देखा और सियासी हरीफों को भी सुना दिया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा, आज किसी के पास अलग एजेंडा रखने की गुंजाइश नहीं, सबका एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की होना चाहिए। जब पाकिस्तान मुश्किलात में है तो फिर कैसी सियासत? पाकिस्तान खुशहाली की तरफ चलना शुरू हो जाएगा तो फिर सियासत की तरफ देखेंगे। ज़ाती एजेंडे पर अमल पैरा होकर एक दूसरे की टांगें ना खींची जाएं। टांगें खींचने वाले हुकूमत की नहीं, पाकिस्तान की टांगें खींच रहे हैं। इसी बात पर हमारा आज का पहला सवाल रहेगा कि आखिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ये खदशात हैं। पैनल में शामिल हैं लाहौर स्टूडियो में इम्तियाज़ आलम, वीडियो लिंक पर हसन निसार, कराची में मज़हर अब्बास, इस्लामाबाद में हमारे साथ है बाबर सत्तार, सलीम साफ़ी और शहजाद चौधरी साहब। आज का पहला सवाल आप लोगों के लिए कुछ इस तरह से है, वज़ीर आज़म का ये खदशा कितना दुरुस्त है कि उनकी टांगें खींची जा रही हैं? 1 से 10 तक आप रेट कर सकते हैं। जितना आप ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म दुरुस्त सोच रहे हैं, उनकी टांगें खींची जा रही है, ज़्यादा नंबर की तरफ जा सकते हैं। और जितना आप वज़ीर आज़म की इस बात से इत्तफाक नहीं करते, कम नंबर की जानिब जाएंगे। मज़हर अब्बास साहब। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी ख़ुद भी ये करता है, ये काम करता है। और इस केस में मुझे नज़र ये आ रहा है ग़ालिबन वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के लीडर मजमूई तौर पे इमरान फ़ोबिया का शिकार हैं। और उनकी अगर आप मादी में जितनी तकारीर देख लें, वो कहीं ना कहीं धरने का जिक्र ज़रूर ले आते हैं, कहीं ना कहीं इमरान का नाम लिए बग़ैर वो बहुत सी तनकीद करते हैं। ये भी मुझे उसी तरफ लग रहा है कि वो इमरान की ही तरफ ग़ालिबन इशारा कर रहे हैं, जो मेरा ख़्याल है बिल्कुल गैर ज़रूरी सी बात है। उनकी टांगें कोई नहीं खींच रहा, वो ख़ुद स्लिप हो रहे हैं। और अगर आदमी ख़ुद स्लिप हो जाए तो ख़ुद ही संभल सकता है। कोई दूसरा उनको सहारा दे के कोशिश करेगा तो टांग में अक्सर कभी चोट आ जाती है, मोच आ जाती है। तो मेरा ख्याल है मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी टांगें खींच रहा है माँ सिवाय इसके कि वो ख़ुद स्लिप हो जाए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें नंबर नहीं दूंगा। देखना ये है कि वज़ीर आज़म साहब के 2.5 साल हो गए, 2.5 साल में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आई है। वो ये क्यों समझ रहे हैं? अब देख, जो बलूचिस्तान में होने जा रहा है अब अगले 2 हफ्ते में, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ी स्प्लिट आ सकती है अगर डॉक्टर मालिक की हुकूमत को मज़ीद चलने दिया गया, क्योंकि ज़ाहिर है जो मरी मायदा है उसके तहत ख़त्म होना है। तो अब अगर आपने डॉक्टर मालिक को मज़ीद एक्सटेंशन दे दी तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सनाउल्लाह ज़हरी और दीगर नाराज़ हो सकते हैं, तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। तो ये वो सारी चीज़ें जो अपने लिए आप ख़ुद प्रॉब्लम कर सकते हैं। वो बाकी कोई आपके ख़िलाफ़ ना साजिश हो रही है, इस वक्त कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही आपकी गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए। टांगें उसी वक्त खींची जाती हैं जब ऐसी कोई साजिशें हो रही हों। इसलिए मेरा ख्याल है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी तो हो सकती है, अदरवाइज़ वज़ीर आज़म को खतरे हैं। इसलिए मैं ज़्यादा 2 पॉइंट दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। जी, पॉइंट्स की बात हो रही है जी। दो पॉइंट दिए हैं मज़हर साहब ने। इम्तियाज़ आलम साहब, क्या समझ रहे हैं, क्या वाकई स्लिप हो सकते हैं वज़ीर आज़म या कोई टांगे खींच रहा है? देखिए, इस मुल्क में अलमिया ये है कि जब भी कोई लूली लंगड़ी जमहूरियत आती है तो बहुत लोग टांगे खींचने लग जाते हैं। हम ये देख चुके हैं धांधली के हवाले से इमरान खान की मुहिम और उसके पीछे जो इशारे थे वो भी हम देख चुके हैं। लेकिन अब ग़ालिबन वो उस तरह की सियासी मुखालफिन की तरफ से वो अब टांगें उतनी खींचती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान की वो कैंपेन ख़त्म हो गई है। अब वो जाके लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं और दोबारा से दम हासिल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब मुमकिन है वो किसी नई मुहिम को चलाएँ, और ये होता है सियासत में। अगर टांगें खींचे भी तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये सियासी मुखालफिन का और सियासी कुव्वतों का काम होता है। ग़ालिबन ये इशारा ये भी हो सकता है कि जो अब हम देख रहे हैं एक तनाव सा है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में, ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में रहा है, अब भी ये हमें कार फरमा नज़र आता है फैक्टर। तो वज़ीर आज़म को दबाव जो महसूस हो रहे हैं मुख्तलिफ़ तरह के हवाले से, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि हुकूमत की टांगें खींचना और पाकिस्तान की टांगें खींचना मतरादिफ है, तो ये मतरादिफ नहीं है। और तरक्की की टांगें खींचना या तरक्की का रास्ता रोकना और या नवाज शरीफ साहब के एजेंडे को पे तनकीद करना, उससे तरक्की का रास्ता रुकेगा, ये हुकूमतें प्रोजेक्ट करती हैं कि वो नेशन है, वो कौम है, वो पूरे कौमी मफाद की नुमाइंदगी करती हैं, और जो उनसे इख्तलाफ करता है वो असल में कौमी मफाद से इख्तलाफ कर रहा है। तो ये हम पुरानी सियासी रागनी हम देखते हैं
अभी इस वक्त मैं समझता हूँ कि कोई सियासी कुव्वत वज़ीर आज़म की इस वक्त कोई टांग मांग नहीं खींच रही। इम्तियाज साहब नंबर कितने देंगे, थोड़ा इजाफा कर दीजिए। तो जो दबाव महसूस कर रहे हैं वो सियासी दबाव नहीं है या सियासी मेरा दबाव? ख्याल ये भी एक सियासी बयान है, इसकी मुझे कोई रेटिंग नज़र नहीं आती। नंबर नहीं दे रहे? मुझे कोई सियासी मुखालफिन की तरफ से खदशा नज़र नहीं आ रहा, बल्कि हमने देखा कि जब पिछले बयान आए रावलपिंडी से तो हमने देखा कि सारे सियासतदान किस तरह उन्होंने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था। तो इस जमहूरी फ्रेमवर्क को रखने के हवाले से तो काफ़ी कॉशियस हैं, काफ़ी मुहतात हैं सियासतदान। आप समझ रहे हैं कोई सियासी दबाव नहीं, लेकिन तनाव है सही वजीर आजम पे? जो ये होता है, ये अब सियासत आप कर रहे हैं, वजीर आजम एक मुल्क के हैं जिसमें इतने बड़े क्राइसिस हैं, इतनी आवाज़ें हैं, इतनी कुव्वतें हैं, इतने पावर सेंटर्स हैं जो डिफाइंड नहीं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की से भावरा हैं। ऐसे तमाम ऐसे मुल्क में जाहिर है जहाँ भी दोनों तरफ के बॉर्डर्स गैर महफूज हों और आलमी कुव्वतों का ये इलाका मरकज़ हो, तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा दबाव होते हैं वज़ीर आज़म पे, लेकिन वो इस तरह के नहीं हैं जिन टांगे खींचने के मामले में कि जैसे वज़ीर आज़म ने बयान दिया है वो बुनियादी तौर पर सियासी मुखालफिन को सामने रख के किया है। जो मैं समझता हूँ कि वो जो उनकी मुखालफत थी और टांगे जो खींची जा रही थी सियासी मुखालफिन की तरफ से, उनका इशारा गालिबन ज़ाहिर है इमरान खान की तरफ है। वो मैं समझता हूँ इस पोजीशन में नहीं रह गए कि टांग खींच सके। अलबत्ता अपोजिशन को अपना रोल अदा करना चाहिए, बड़ी नाकिदाना तरीके से हुकूमत की पॉलिसीज़ को देखना चाहिए और हुकूमत को ये रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए कि ये कौमी मफाद के खिलाफ है और ये पाकिस्तान के खिलाफ है। ये बातें पुरानी हो चुकी। ठीक, हसन निसार साहब आज तो आप बड़ी तैयारी से रिपोर्ट कार्ड में है, सूट बूट टाई के साथ? नहीं, ये रिपोर्ट कार्ड के लिए नहीं, किसी और के लिए। अच्छा, इम्तियाज आलम साहब आज टाई के साथ नहीं आए, तो मैंने कहा आप दोनों एक ही वक्त में एक सिमत में नहीं मुख्तलिफ सिमत में दिखाई देते हैं। सवाल का जवाब क्या देंगे? अच्छा, सवाल का जवाब मैं बढ़वाने के अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहती है। अच्छा आयशा, पहली बात ये, किसी आदमी ने दूसरे को कहा कि तुम मेरा दिमाग चाट रहे हो, तो उसने कहा इसके लिए तो दिमाग का होना जरूरी है, तुम्हारी खोपड़ी में तो इस नाम की चीज कोई नहीं। सो टांगे खींचने और खिंचवाने के लिए टांगों का होना बुनियादी शर्त है। इनकी टांगे हैं ही नहीं, और जो ये ताने देते हैं लोगों को, अवाम की याददाश्त तो कमज़ोर होगी, मेरी भी है लेकिन इतनी नहीं। छांगे मांगे से लेके इस्लामाबाद मैरियट तक ये लफाफे इंट्रोड्यूस कराने से लेके जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग जैसे भयानक और ख़तरनाक नारे तक इन लोगों की तारीख क्या है? पंजाब बैंक के साथ इन्होंने पंजाब टीवी भी अनाउंस किया था, जो पीटीवी का मुकाबला जिसने करना था। इन लोगों की अपनी तारीख क्या है? ये टांगे खिंचवाने की बात करते हैं, रोना है इनकी अपनी परफॉर्मेंस का, नालायकी नाहली का। ये संगे बुनियाद ऐसे रखते हैं जैसे ताजमहल मुकम्मल हो गया हो। सो ये खुद से खौफजदा हैं और ये जानते हैं कि इनके अंदर ये टोटल एक धोखा और नज़रबंदी की वारदात है। प्रोपेगेंडा के जोर पे, मीडिया के जोर पे ये सारा इन्होंने धंधा चलाया हुआ जो दूर तक जाएगा नहीं। इनकी कौन टांगे खींच रहा है? इनकी तो टांगे ही नहीं है। ठीक, नहीं टांगे तो है। हसन निसार साहब आपसे नंबर भी लेने, मुझे ब्रेक पे जाना है, हमारे पास आपका वीडियो नहीं पहुंच रहा है, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हसन निसार साहब से इस पे मार्किंग भी लेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हसन निसार साहब गुफ्तगू कर रहे थे। हसन साहब, आपकी जानिब से 1 से 10 तक रेट अभी नहीं किया गया था, वजीर आजम के इस खदशे को कितना नंबर देंगे, कहाँ रेट करेंगे? बिल्कुल नंबर नहीं देंगे? नहीं, कोई नंबर नहीं। इस मफरूजे को, इस खदशे को, क्या बेबुनियाद बात को क्या नंबर देने? इसमें कोई नंबर नहीं। शहजाद चौधरी साहब, देखिए आयशा, किसी ज़माने में वो परवाना राहदारी दिया करते थे जिस पर लिखा होता था टू होम इट में कंसर्न। सियासतदान भी इस तरह की कभी कभार टू होम इट में कंसर्न बेपर की उड़ा देते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्तों में जब वो ख़ुद बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो या किसी तरीके से प्रेशर महसूस करते हों, या जब उनको ये एहसास हो कि उनसे जो तवक्कुआत हैं वो जो पूरी नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारी तवक्कुआत थी। फिर उसके बाद देखिए, जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है, इनकी टांगें, जहाँ हसन निसार साहब ने कहा
कि टांगें जहाँ नहीं थी वहाँ प्रोवाइड कर दी गई। 2.5 साल से तो सारे पाकिस्तान इनकी टांगें बन के बैठा हुआ है। ज़्यादा ख़तरा ये है कि सर के अंदर जो कुछ होना चाहिए वो है या नहीं है, तो इसलिए उसकी कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए। टांगों की परवाह कम करें। टांगें खड़ी करने के लिए मुल्क में बहुत सारा पाकिस्तान अवाम खड़े हैं इस काम के लिए। एक बात ये कही जा सकती है कि इनके अपने यहाँ इस किस्म की मसाइल हैं। गालिबन ये पैगाम अपने वज़रा के लिए भी है जो कि आपस में इन फाइटिंग है कि यार इन फाइटिंग करके मेरी पार्टी को कमज़ोर ना करो। वो बल्दियाती इलेक्शन हुए, टिकटों का मामला है, बेशक उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो इसलिए कोई ना वजह बनती है ना समझ आती है। घर के अंदर बैठ के पैगाम दिया जा सकता है, लेकिन कई दफ़ा घर में बैठ के पैगाम नहीं देते तो ये ट्विटर पे या बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू भी पैगाम दिया जाता है कि ना कमज़ोर करो अपने आप को। एक फाइनल जो चीज़ है उसके बारे में एक पिछले दिनों में बात ज़रूर निकली कि इस वक्त जबकि जनरल राहील शरीफ का दौरा था गालिबन, जिसके बारे में को बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है हुकूमत वक्त को कि वो इस वक्त अमेरिका क्यों गए ऐसे वक्त में जबकि वो खुद अभी होके वापस आए थे। हालांकि ये ब्राज़ील जा रहे थे और फिर आइवरी कोस्ट, तो गालिबन इन्होंने सोचा होगा कि इतने सारे ओपन एरियाज़ हैं तो चलो अमेरिका का भी रिक्वेस्ट डाल देते हैं ब्राज़ील को जाते जाते, तो वो एक्सेप्ट हो गई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे गालिबन इनको कमज़ोर जाहिर करने के लिए या इनको कंट्रोवर्शियल जाहिर करने के लिए इनकी वो जो वक़्त है वहाँ पे वाशिंगटन में उसको कम करने के लिए, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जबकि अभी वज़ीर-ए-आज़म खुद वहाँ से होके आए हैं। एक बात ये भी कही जा रही है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये पिछले दिनों में जो तूफ़ान उठा प्याली के अंदर उसका ताल्लुक उस चीज़ से भी है। हालांकि एक इस किस्म की बात जो कि सारा पाकिस्तान कह रहा था गवर्नेंस के मामले में, वो एक अगर इदारे ने बात कर दी सही या गलत तो उसका इस तरीके से जवाब देना जो हमने पहले बहस की है नहीं था। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई इसको कोई ज़्यादा वक़्त भी नहीं है। काम करने की बात है, सोच के दिमाग से पॉलिसी बनाने की बात है, वो करें। ख़तरा कुछ नहीं है, जैसे कहते हैं ख़तरा इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से है और बाकी पूरा पाकिस्तान इनके पीछे खड़ा है कि खुदारा अपने आप को डिलीवर करें, कंसिडर अपने लोगों की परफॉर्मेंस के लिए दिखाएं और जो गवर्नेंस देनी है वो दें मेरे ख्याल में। इसलिए इसको तो ज़ीरो नंबर भी देना मेरे हिसाब से शायद मुनासिब है। बाबर सत्तार साहब जवाब भी दीजिएगा, नंबर भी। और शहजाद साहब जिस तरह कहते जाते जाते दरखास्त डाली कि अमेरिका से भी होते जाएं, तो ये दरखास्त कनाडा क्यों नहीं डाली? वहां के सरबराह के बहुत चर्चे हैं। देखिए आयशा, एक तो हिस्टोरिक अपनी हिस्ट्री को हम मिसकंस्ट्रू नहीं कर सकते। हमें पता है कि हमारी हिस्ट्री में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं उन्हें नहीं चलने दिया गया। जो मर्जी कह लें, जिस तरह मर्जी प्रेजेंट कर लें कि नालायक थी, लेकिन फिर सारी सिविलियन गवर्नमेंट्स ही ऐसी आई कि वो सब की सब नालायक थी आज तक। इस वजह से उनके टेन्योर्स मुश्किल से ही पूरे होते रहे। फिर दूसरी बात, पिछले साल बड़ी क्लियर कोशिश थी मिड टर्म इलेक्शंस करवाने की, और हमारी हिस्ट्री में भी यही हुआ है कि कोई ना कोई अपोजिशन पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाती है और फिर मिड टर्म्स, जो हमने 90s की हमारी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ये थी। ये अलहदा बात है कि पिछले 1.5 साल से, कम अज़ कम साल 1.5 साल से, स्पेशली APS के बाद से एक बड़ी कोशिश नज़र आ रही थी कि सिविलियन गवर्नमेंट और आर्मी एक ही पेज पे नज़र आते थे कि ये जो ज़रब है उसे स्ट्रेंथन करना है और बाकी। और इस प्रोसेस के अंदर हमारी सिविलियन गवर्नमेंट जो थी नवाज शरीफ साहब की, उसने बिल्कुल अपना जो असर व रसूख का जो एक प्रोविंस होता है या एक जो ज़ुमरा होता है वो कम कर दिया, और फौज का इन्फ्लुएंस हमने देखा कि बहुत बड़ा पिछले 1 साल में। सो ये तो हिस्टोरिकली भी ये हमारी तारीख है और ये पिछले साल तक ये काम हो रहा था कि मिड टर्म इलेक्शन कराएं। दूसरी बात ये कि एक डेमोक्रेसी वेल इस्टेब्लिश नहीं है पाकिस्तान के अंदर। एक बड़ा डोमिनेंट सेंटिमेंट ये है कि ये नालायक लोग हैं, इन्हें बाहर निकालें, कान से पकड़ के किसी और को लेके आएँ। हम मसीह ढूंढते रहते हैं, हम लीडर ढूंढते रहते हैं, कोई आके हमें बचा ले, और जब भी ऐसा सेंटिमेंट क्रिएट होता है तो फिर हम फौज की तरफ देखते हैं। तो ये कमज़ोरी है डेमोक्रेसी की, जिसकी वजह से खदशात तो लागू रहते हैं। क्या इस वक्त कोई ऐसी चीज़ है? मेरे ख्याल से इस वक्त कोई ऐसी चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही कि कोई कंस्पिरेसीज होती रहती होंगी, लेकिन वो सक्सीड उस वक्त करती हैं जब 2, 3, 4 चीज़ें मिल जाती हैं। और इस वक्त कम अज़ कम पॉलिटिकल ऑपोजिशन इस तरह स्ट्रांग नहीं नज़र आ रही। ना लग रहा है कि कोई कंसर्टेड एफर्ट है कि इस गवर्नमेंट को अभी निकाला जाए और कुछ और किया जाए। इस वजह से हिस्ट्री एक चीज़ है, लेकिन आज मैं नंबर इससे 0 ही दूंगा। मेरा ख्याल है कि इसे PMLN को भी इस चीज़ सामने रखनी चाहिए कि इसे एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं यूज़ करें। विक्टिमहुड बड़ी बिकती है पाकिस्तान के अंदर। पॉलिटिकल पार्टीज हम देखते हैं विक्टिम बनना चाहती हैं, लेकिन इस वक्त आपको, अब चूंकि अगले 2.5 साल की बात हो रही है, लोग 2018 की तरफ देख रहे हैं, आपको अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो विक्टिमहुड आपको नहीं बचा पाएगी। ठीक।
सो इस टाइम के लिहाज से मैं 0 नंबर दूँ। अच्छा, मैं इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड कर दूं। अभी अगले दिन हम एक बात कर रहे थे एक ही सवाल के जवाब में कि अगर फौज चाहे तो जब चाहे ये काम कर सकती है। अच्छा, अब अगर वो किसी और को लाना चाहती है या वो खुद आना चाहती है तो उसको पिछले 1.5 साल से 2 साल से क्या चीज़ माने, हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि वो क्या चीज़ रोक रही है उस चीज़ इस काम से। यानी जब ये धरने चल रहे थे तो इमरान खान को अगर लाना मकसूद था और उसके पीछे ये सब चीज़ चल रही थी तो किसने रोका था? आज भी तो वही फौजी है जो कि संतरी खड़ा है अगर किसी जगह के ऊपर, वो अपना मुंह बाहर से करके बंदूक अंदर को कर ले तो अंदर वाले बाहर नहीं जा सकते। कितना वक्त लगता है इस मुल्क में फ़ौज को आने में या फ़ौज को अपने लोगों को लाने में? मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अपना रियलिस्टिक करना पड़ेगा आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और फिर इसको देखना पड़ेगा कि आया जो हमारे खदशात हैं वो हकीकत पे मबनी है या अपने खौफ पे मबनी है। साफ़ी साहब, इस पे भी कमेंट कीजिएगा कि पर्सपेक्टिव कितना। मैं साफ़ी साहब का कमेंट ले लूँ मजहर साहब। साफ़ी साहब। जी। देखिए, पहली बात तो ये कि जिस तरह शहजाद साहब बता रहे थे कि यकीनन वो काम वो मिनटों में कर सकते हैं, लेकिन माने जो चीज़ होती है वो यही कि फिर ज़ाहिरी बात है वो ये भी देखते हैं कि आखिर में अंजाम वही हो जाता है जो परवेज़ मुशर्रफ का हुआ और जो जनरल ज़िया-उल हक का हुआ। दूसरी चीज़ ये माने होती है कि वो ये समझते हैं कि आज 1 मिनट में तो वो काम हो जाएगा, लेकिन दूसरे दिन अमेरिका जैसी क़ुव्वतों की ब्लैकमेलिंग की और इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज़ करने की सलाहियत वो कई गुना बढ़ जाती है, और इस तरह और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो टांगों वाला मामला है, मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत की इक़्तिदार में आने के बाद टांगें थीं, लेकिन मियाँ साहब ने ये गलती की कि एक तो उन टांगों को इंसानों की टांगें रहने की बजाय उन्होंने उनको सरिये की टांगों में बदलना चाहा, बल्कि उसके साथ साथ थोड़ा बहुत सरिया इस हुकूमत के गर्दन में भी लग गया और उसका जवाब दिया गया फिर धरनों और उसके स्क्रिप्ट की सूरत में। तो उसके बाद हसन साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इस हुकूमत की कोई टांगें नहीं है, बल्कि ये बैसाखियों पे कड़ी हैं, और ऐसी बैसाखियाँ जो कि पिंडी के एक झटके को भी सह नहीं सकती। तीसरी बात यह है कि जो मियाँ साहब इस तरह की बात करते हैं तो वो नाम तो इमरान का लेंगे या किसी और का लेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनका इशारा प्रेस रिलीज़ वालों की तरफ या धरनों के स्क्रिप्ट वालों की तरफ होता है, और यकीनन वो एक जेन्युइन, जिस तरह हम सब का इस पे इत्तेफाक है कि 1 मिनट में वो ये काम कर सकते हैं। एक और बात मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, शहर के लोग भी जालिम हैं, और लेकिन उनको वो खुद उन्होंने मरण का शौक भी बहुत है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये, अच्छा, इसमें सिर्फ ये कि मेरा ख्याल ये है कि अगर शहर के लोग 40% जालिम हैं तो मियाँ साहब और उनकी हुकूमत को मरण का शौक जो है वो 60% है। जो इससे पहले जिक्र किया गया कि खुद जिस तरीके से वो शख्सिया अमीरियत कायम कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने जमहूरियत के नाम पे ख़ानदानी वो बना दिया है, आज उन्होंने तो ये कह दिया है कि पाकिस्तान का सोचना चाहिए, लेकिन वो ख़ुद पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनने की बजाय, पाकिस्तान का सोचने की बजाय सिर्फ़ एक शहर और वस्ती पंजाब का सोच रहे हैं। तो ये जो उनके काम है वो ख़ुद दावत देते हैं, अगर हुकूमत ये काम ना करती और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती तो मेरे ख़्याल में वो जो 40% उन लोगों के शहर के लोगों का जो जुल्म की ख्वाहिश है वो भी उसके साथ ख़त्म हो जाती। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें मैं 4 नंबर उसको दूंगा कि जो उनका ख़दशा है और टांगे खींचने का मामला है उसमें 10 में से मैं 4 नंबर दूंगा। ठीक है, मैं इम्तियाज़ साहब आपका पॉइंट लेती हूँ। मज़हर साहब मुख्तसरन अपना पॉइंट दीजिएगा। देखिए, मैं सिर्फ ये बात कह रहा था जो बाबर सत्तार साहब ने की वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में की, और जो पिछले साल स्क्रिप्ट्स और इस तरह की बहुत सी खबरें आ रही थीं वो उन्हीं शुकूक व शुबहात की बुनियाद पे थी। वो सही थी या गलत थी वो आगे चल के शायद आइंदा 1-2 साल में हमें पता चल जाए कि वाकई ऐसा कुछ हुआ था नहीं हुआ था। लेकिन मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी रुकावट उसमें बनी वो पार्लियामेंट की वो करारदाद थी, जिस करारदाद ने वाज़े तौर पे कह दिया था कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं। उसके बाद मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को हटाना, अगर हटाया भी जाता तो वो बहुत आसान नहीं होता और उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती। तो ये बात शहजाद साहब की अपनी जगह दुरुस्त है कि शायद अगर वो करना चाहें तो कर दें, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं।
लेकिन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बाबर सत्तार साहब की बात ठीक है, ये खदशात मौजूद होते हैं। इम्तियाज साहब आपका पॉइंट? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम बहुत चीज़ें बहुत सादगी से बयान कर रहे हैं। चुटकी से कोई फौजी हुकूमत नहीं आ सकती। चलिए, कुछ चीजें सादगी में भी रहने देना, सबको समझ में आ रही होगी। आगे गलत है ये, इम्पेरेटिव्स होते हैं। ज़िया-उल-हक कब से प्लान कर रहा था, अयूब खान कब से प्लान कर रहा था, मुशर्रफ ने कब से सोचा हुआ था। एक वक्त होता है, कोरिलेशन ऑफ फोर्सेस होता है, और फिर खुद इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट होते हैं। अब दूसरी बात यह है कि मरंदा शौक मियाँ साहब को अगर पहले था, अब नजर नहीं आया। वो छोड़ते चले गए खारजा पॉलिसी के मामलात पे और सिक्योरिटी के मामलात पे। ठीक। और ये एम्बेरस भी लेने तैयार है जो बयान में दी गई है जी। और इसे उन्होंने बड़े तहम्मुल से लिया है। हालांकि इसका रद्द-ए-अमल दूसरा भी हो सकता था, कानून आई नहीं। और ये बात के उनके बिल्कुल पाँव नहीं है, बिल्कुल गलत है। पंजाब की सबसे मजबूत पार्टी है इस वक्त, बड़ी सपोर्ट है। और फिर ये कि अगर इतनी ताकतवर होते, अगर सिर्फ माइट इज राइट इतने ही हो तो पिछली बार हो चुका होता। पार्लियामेंट ठीक खड़ी हो गई, रोक दिया। 2 नंबर मजहर अब्बास और 4 सलीम साफी। औसत बनती है 1.5 की। सबसे ज्यादा टाइम लिया है पहले शहजाद चौधरी साहब का था, लेकिन इम्तियाज आलम साहब के भी गुफ्तगू की वजह से 3 मिनट 40 सेकंड इम्तियाज आलम साहब, और सबसे कम वक्त हसन निसार साहब का रहा 1 मिनट 35 सेकंड। ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे रेहाम खान के बयानात क्या आपको सियासी तौर पर नुकसान देंगे। गुफ्तगू ब्रेक के बाद। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। 13 नवंबर 2015 फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। बैक वक्त 6 मकामात पर फायरिंग और धमाकों से 130 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया या दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। फ्रांसीसी सदर ने पेरिस पर किए गए इन हमलों को जंगी इकदाम करार दिया। यूरोपियन ममालिक ने मुख्तलिफ इकदाम उठाने शुरू कर दिए। पाकिस्तानी वजीर दाखिला के मुताबिक यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों की मुश्किलात में इजाफा होगा। पेरिस हमलों के बाद ये सवालात भी यकीनी तौर पर उठते हैं कि किस तरह से दाइश और अलकायदा ने बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी कार्रवाइयाँ करने की ये ताकत हासिल की है। अफगानिस्तान से अफ्रीकी सहरा और शाम से यमन, दाइश, अलकायदा या बोको हराम, शबाब, सैकड़ों इनके पास गाड़ियाँ डबल केबन मौजूद हैं। किस तरीके से इन्हें ये सब हासिल हो रहा है, दाइश, अलकायदा, तालिबान जो असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं, जदीद तरीन असलहा, वो किस तरह इन तक पहुँच रहा है। दाइश के ज़ेर असर इराक के इलाकों से निकलने वाला तेल कहाँ पहुँचाया जा रहा है, कौन इस पूरे मामले को सपोर्ट कर रहा है, इसी पूरे मामले पर गुफ्तगू करेंगे। अगला सवाल पैनल से यह है, दाइश की बढ़ती हुई कार्रवाइयां खुद यूरोपीय हुकूमतें कितनी जिम्मेदार हैं? 1 से 10 तक रेट करेगा पैनल। जितना ज्यादा समझता है कि खुद यूरोप और वेस्ट भी है इस पूरे मामले के पीछे, उतने ज्यादा नंबर की जानिब जाएगा पैनल, और जितना वो समझते हैं कि वो नहीं है इसके पीछे जिम्मेदार, उतना कम नंबर। इम्तियाज आलम साहब, देखिए, ये सवाल जो आपका है ये भी उसी बयानिए का हिस्सा है जो कहता है कि हम मुसलमान बहुत सादा लोग हैं, शरीफ लोग हैं, मासूम लोग हैं, हमारा दहशत से ताल्लुक़ नहीं है, और ये जो दहशतगर्द हैं ना ही मुसलमान हैं ना ही पाकिस्तानी हैं। एक हम इनकार, डिनाइल में रहते हैं और साजिशी नज़रियों का सहारा लेते हैं। हमारा ख्याल है कि सब कुछ मगरिब कर रहा है, एक वो मगरिब जहाँ बिल्कुल उरियानियत है, बदअखलाक़ी है और मगरबी तहजीब है जो काबिल नफ़रत है, और ये लोग मुस्लिम के ख़िलाफ़ हमेशा से साजिशें करते रहे हैं और ये भी कोई साजिश होगी। ज़्यादा जो बहुत अक़लियत पसंद नुक्ता नज़र सामने आता है वो ये कहता है कि जब तक आप वजूहात को एड्रेस नहीं करेंगे तो ये दहशतगर्दी होती रहेगी। जब तक इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मामला तय नहीं होगा, फ़लस्तीन का मसला तय नहीं होगा, या कश्मीर का मसला तय नहीं होगा, या फ़लाँ मसला तय नहीं होगा, या पुरानी तारीख़ को रीराइट नहीं किया जाएगा वगैरह। हम उससे क्या होता है इस सारे बयानिए से कि यहाँ 10, 15, 20 साल, 30 साल से एक दहशतगर्दी पाकिस्तान में चल रही थी। यहाँ जो बम चलता है हम कहते हैं बैरूनी हाथ है या रॉ का हाथ है या हम मुल्क दुश्मनों का हाथ है, और ये लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते। ये हम बयानी हमने देखा है यहाँ पे। अब फिर वही बात की जा रही है। यूरोप वो है जिसने तमाम दुनिया के मगरिब से और अफ्रीका से और एशिया से लोगों को बहुत बड़े पैमाने पे जगह दी। मल्टी कल्चरलिज्म लेके आए जो कहते हैं हमारी तहजीब का इजहार है,
और वहाँ पे फ्रांस में तो ये सूरत हाल है कि मज़हब की बुनियाद पर तफरीक करना जुर्म है, और माशरती सतह पे भी अभी भी मैं देख रहा हूँ, मैं काफ़ी तर्जुमे सुन रहा हूँ फ्रेंच के ज़रिए, अपने एक दोस्त के ज़रिए, कि जो फ्रांस में तबसरे किए जा रहे हैं, उस बंदे को हीरो करार दिया जा रहा है जिसने स्टेडियम में जाते हुए रोका एक दहशतगर्द को, और वो मगरिब का यानी जो अफ्रीका का जो हिस्सा है जिसे मगरिब कहा जाता है मिडल ईस्ट के साथ, वहाँ से वो शख्स है और उसे कौमी हीरो करार दिया गया। एक दूसरे को जिसने बार में कुछ जख्मियों को उठाकर ले गया उसे कौमी हीरो बनाया जा रहा है। उनकी जो फुटबॉल टीम थी जब वो जीती तो उसका जो कप्तान था वो अलजायर का रहने वाला था, उसके माँ बाप। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा, और ये जितनी एकोमोडेशन की गई वहाँ पे, और अब वहाँ पे मामला ये हुआ है कि वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने पूरी तरह वो इंटीग्रेट नहीं कर पाए। ये मामला तमाम जगह पे डायस्पोरा का मसला बन रहा है कि वो पूरी तरह इंटीग्रेट नहीं हो रही। अब आप देखेंगे, आप चले जाएं यूरोप में, ये तुर्कियों का मोहल्ला है, ये गुजरातियों का मोहल्ला है। मैंने तो ओस्लो में ये देखा कि गुजरातियों का और चकवालियों का मुकाबला होता है। अब वहाँ पे उन्होंने वो डेरे भी वैसे बनाए हुए हैं, गुज्जर घर बना हुआ है और चौधरी घर बना हुआ है। तो ये सारा का सारा जो कल्चरल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो इंटीग्रेशन नहीं हो रही, उसके बायस ये कुछ मसाइल सामने आ रहे हैं। लेकिन ये कहना कि मगरबी ममालिक जिम्मेदार हैं, बुनियादी तौर पर हमारे अपने माशरों में जो तरक्की नहीं हुई, जब आगे नहीं बढ़े, और हमारी रियासती डेवलप नहीं हुई, हमारे यहाँ जमहूरी कल्चर डेवलप नहीं हुआ। इम्तियाज साहब, हाँ या नहीं में जवाब चाहिए, थोड़ा सा तब्दीली से किया है। क्या यूरोपीय हुकूमतें जिम्मेदार हैं? हाँ के ऑप्शन के साथ जाएंगे? मैं तो इस सवाल की फॉर्मुलेशन से इख्तलाफ करता हूँ। मैं इसकी फॉर्मुलेशन ये होनी चाहिए कि हम मुसलमान और मुसलमान ममालिक कितने जिम्मेदार हैं। हम अगर इस पर रेट करेंगे तो मैं कहूँगा कि हम 10%, हम 1 to 10, हम 10। अभी सवाल यूरोपीय हुकूमतों पे, आप उसमें नहीं ऑप्शन ले रहे हैं। मैं आपकी इस बात से, इस फॉर्मुलेशन से, ये बिल्कुल ये दाश के और जहादियों के नजरिए का रिफ्लेक्शन है ये सवाल भी। आप ऑप्शन नहीं ले रहे कोई भी? नहीं, आप गलत, अगर ये सवाल की फॉर्मुलेशन गलत है, उलट है। हसन निसार साहब, देखें, दाइश माइंडसेट के लिए किसी जवाज, किसी बहाने, किसी वजह की कतन कोई ज़रूरत नहीं। और ये जो एक एलिमेंट पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में ये जो कहते रहे हैं कि हमारे भाई हैं, भटके हुए हैं, मुसलमान का कातिल नहीं हो सकता, तो आपकी तो सारी तारीख इसी काम से भरी पड़ी है। आप अवाइल से शुरू कर लें। बनु उमैया, बनु अब्बास एक दूसरे की कब्रें खोद के मुर्दे निकालते रहे हैं। सफवी यही कुछ करते रहे हैं, ऑटोमन एम्पायर में यही होता रहा है, मुगल्स यही करते रहे हैं। तैमूर ने जाके यल्दरम का बेड़ा गर्क कर दिया था तुर्की में। आपकी तो सारी तारीख एक दूसरे की गर्दनें काटने पे मुश्तमिल है। लेकिन इस मुल्क में ये नैरेटिव, ये अहमकाना बात बहुत देर तक बिकती रही है। और वो इतने बददियानत लोग थे कि जो ही टेबल्स टर्न होने शुरू हुए तो पंजाबी में एक एक्सप्रेशन है कि माँ मर गई। अगर वो इनको इतने ही फैसिनेट करते थे, मुजाहिद लगते थे, अपने लगते थे और भूले भटके भाई थे, अब क्यों नहीं बोलते ये लोग? बुनियादी बात ये है कि ये यूरोपीय हुकूमतों वगैरह का सिलसिला बिल्कुल नहीं है। पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया के लिए ये एक चैलेंज है। और अगर जिम्मेदारी बनती है तो पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया के हर मुहज़्ज़ब आदमी की ये जिम्मेदारी है कि पूरी कुव्वत, ताकत और शिद्दत के साथ इन लोगों को एलिमिनेट करें। इसमें कोई, मेरा ख्याल है, कोई तखसीस किसी किस्म की करना जो है वो ज्यादती होगी और वो उनको सपोर्ट करने का मुतरादिफ होगा। हसन निसार साहब, सवाल ये लिखा इस टाइम, खुद यूरोपीय हुकूमतें भी जिम्मेदार हैं, मतलब वो भी हिस्सेदार हैं इस पूरे मामले के पीछे, तो आप हाँ का ऑप्शन लेंगे, नहीं का? मैंने पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया की बात की है तो जाहिर है उनको आप निकाल देंगे तो मुहज़्ज़ब दुनिया रह ही नहीं जाती। सच्ची बात है। बाबर सत्तार साहब। जी आयशा, देखिए, कोई मेरे दिमाग और लिहाज से तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये रूट कॉजेज़ अंडरस्टैंड करना ठीक है, एकेडमिकली बड़ा ज़रूरी है ये सोचना कि ये सब कुछ कैसे हुआ, और जब भी जंग होती है उसके कॉजेज़ होते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करना एक बात है। जस्टिफिकेशन ढूंढना और ये कहना कि जी ये इस वजह से हुआ क्योंकि वहाँ पे ये हुआ था, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल, जिस तरह मैं एग्री करता हूँ हसन साहब से भी, इम्तियाज़ साहब से भी, कि ये जस्टिफिकेशन का मसला है। कोई जवाज़ नहीं हो सकता इस चीज़ का। जो मर्ज़ी किसी ने किया हो, जाके 140 लोगों को मार देना, जो पेशावर में काम हुआ उसके लिए भी इस तरह की जस्टिफिकेशंस दी जा रही थी।
जो इंडिया में मुंबई के अंदर हुआ आम निहत्ते लोगों के साथ, उसके लिए भी जस्टिफिकेशंस दी जा रही थी। तो ये एक ही तरह के मामलात हैं कि आप निहत्ते लोगों को, इनोसेंट लोगों को किसी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से मोटिवेट होके आप उन्हें मारें, और ये बिल्कुल नाजायज़ बात है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। आप नहीं दूसरी तरफ देखिए लॉ, जी मैं नहीं कहा, लेकिन ये नहीं का ऑप्शन लेते हुए ये बात नहीं है कि आपको ये बात समझ नहीं आती कि लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है। पाकिस्तानी रियासत की कुछ पॉलिसीज़ थी 80 और 90 की दिहाई में, जिसका खमियाजा हम अब भुगत रहे हैं। तो स्टेट पॉलिसीज़ होती हैं। आज भी इंडिपेंडेंट अखबार में एक इदारिया लिखा गया जिसमें कहा गया कि जिन लोगों को एम्पावर किया गया या दिए गए वेपन्स सीरिया के अंदर वो दाइश को जा रहे थे। तो ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस गलत पॉलिसीज़ के ज़रूर होते हैं, लेकिन क्या उसकी ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है? नहीं, ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का है जो अनफॉर्चुनेटली इस्लाम के नाम को इस्तेमाल कर रही है, और वो मोटिवेट हो रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि उनकी इंटरप्रिटेशन, हमारे मजहब की गलत इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, गलत तरीके से मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि वो अल्लाह अकबर का नारा लगा के ये काम करते हैं। सो इसमें यूरोपियंस को इल्ज़ाम देना मेरा ख्याल है नाजायज़ बात होगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इन स्टेट्स की भी कुछ गलत पॉलिसीज़ रही हैं। ठीक है साफी साहब, हाँ का ऑप्शन लेंगे, नहीं का, और ये भी कि दाइश को बनाने की जिम्मेदारी भी तो CIA पर ही डाली जाती है। देखिए आयशा, दाइश जैसी तंजीमों के लिए मौका वहीं पे बनता है कि जहाँ इंतशार हो। अब मशरिक़ वस्ता को इस्तेहकाम से निकाल के इंतशार पे ले जाने के जो 3 बुनियादी ज़िम्मेदार हैं, उसमें इज़राइल के साथ साथ ईरान और सऊदी अरब भी शामिल है। बल्कि ईरान और सऊदी अरब का किरदार मैं समझता हूँ कि कुछ हवालों से कलीदी है। यही दोनों हैं जो यमन में लड़ रहे हैं, यही दोनों हैं जो शाम में लड़ रहे हैं, यही दोनों हैं जो कि इराक़ में मुख्तलिफ़ ग्रुपों को सपोर्ट करते रहे। और ज़ाहिरी बात है फिर उसमें किसी के साथ किसी ज़माने में सोवियत यूनियन रहा, किसी के साथ अमेरिका रहा। अब फिर आप आ जाएँ इराक़ के अंदर भी, ये अगर आप देखें तो शुरू में जो मालिकी हुकूमत ने, यानी एक वजह नहीं है, मालिकी की हुकूमत ने जो कुछ किया सुन्नियों के साथ, वो भी एक फैक्टर है दाइश जैसी तंजीम के पैदावार का। फिर अगर आप आ जाएँ तो शाम में अमरीकी असलहा दे रहे थे जो सीरियन लिबरेशन आर्मी है, और वो जा रहा था दाइश के पास बशार अल असद के मुकाबले में। तो इसमें तुर्की वो दाइश से तेल ख़रीद रहा था, और फिर यूरोप भी बाद में एक किरदार बन गया। तो उस हवाले से अगर आप देखें तो बुनियादी किरदार ख़ुद अरबों का है, ख़ुद ईरान और सऊदी अरब का है। आज भी जहाँ पे दाइश, मसलन इराक़ में ईरानी इंटेलिजेंस ने डील कर ली है दाइश के साथ, और फिर ये भी हम जानते हैं कि इराक़ में शुरू में सऊदी अरब इनको सपोर्ट कर रहा था। इसी तरह शाम में भी एक लंबे अरसे तक सऊदी अरब की हमदर्दियाँ दाइश के साथ थी। तो वो दोनों ये देखते हैं कि दाइश हो, ए हो, बी हो, कोई भी नॉन स्टेट एक्टर हो, अगर वो सऊदी अरब के या अरब मुल्कों के ख़िलाफ़ लड़ता है तो ईरान उसकी मदद को पहुंच जाता है, और अगर वो ईरान के ख़िलाफ़ लड़ता है तो अरब ममालिक उसकी मदद को पहुंच जाते हैं। अब तो रशिया भी उसमें दखील हो गया है। तो अगर आप देखें तो ज़िम्मेदार इसके बहुत सारे हैं, लेकिन बुनियादी ज़िम्मेदार वो मैं समझता हूँ कि ख़ुद अरब ममालिक और ईरान और सऊदी अरब हैं। आप हाँ का ऑप्शन लेंगे, नहीं का लेंगे? देखिए इसमें फिर एक और हवाले से देखा जाए कि जो अमेरिका का किरदार रहा है, इजराइल की बैकिंग के तनाजुर में अगर देखा जाए, फिर अभी उसके बाद पिक एंड चूज़ की जो उनकी पॉलिसी रहती है, इराक़ को ख़ुद अब अमरीकी भी मानते हैं कि ठीक है सद्दाम हुसैन जैसा भी था, लेकिन उस दौर में ये हालत नहीं थी जिसके नतीजे में दाइश जैसी क़ुव्वत को मौका मिल गया। तो अमरीका और मगरिबी ममालिक भी ज़िम्मेदार हैं, लेकिन की रोल उनका नहीं है। की रोल उस तकफ़ीरी नज़रिए और उस मखसूस जिहादी नज़रिए का है। की रोल अरब हुक्मरानों की नाअहलियों का है। की रोल ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सी वार का है। अगर भी का लफ्ज़ है तो फिर मेरी तरफ से हाँ का लफ्ज़ भी जिम्मेदार है, शेयर रखती हैं। ठीक है शहजाद चौधरी साहब। हाँ, किसी हद तक भी जिम्मेदार हैं, बिल्कुल उस तनाज़ुर में हाँ लगा। आयशा, पहली बात तो ये वाज़ेह कर दें कि ये गैर इंसानी
इवेंट था, गैर इंसानी। आज दुनिया डिवाइड हो गई है इंसानी पहलू के ऊपर या इंसानियत की बुनियाद पे और गैर इंसानी किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है और तकरीबन वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर दुनिया के लोगों को ये अपने चूज़ करना पड़ेगा कि वो इंसानियत के साथ हैं या गैर इंसानी जो मशागिल हैं, अशगाल हैं, उनके साथ हैं, इन किस्म के ग्रुपों के साथ हैं। एक तो ये है। दूसरा, इस्लाम एज अ मज़हब की बदनामी है। अब वो मुसलमान हैं या नहीं हैं, वो क्या बहस है इस्लाम के अंदर, वो हमारे आलम कब जागेंगे, वो कब हमें बताएंगे कि ये क्या सही है क्या गलत है, कौन तकफीरी है कौन नहीं है, किस रास्ते पे कौन चल चुका, और फिर मज़हब इस्लाम आज इस कैफियत को क्यों पहुंचा जहाँ पे पहुंचा हुआ है, ये मेरे इल्म में मेरे दीन के और मेरे मज़हब के उलमा कब जागेंगे और हमें इसके बारे में बताएंगे। तीसरा, जो इस्लामी दुनिया है, जो कि सियासत पॉलिटिकली जो इस्लामी दुनिया है, वो इतनी मखदूश हालत में है, इतनी बुरी और गिरी हुई हालत में है कि बाहर का एक झोंका, चाहे वो अरब स्प्रिंग का आता है या किसी और का कोई खेल आता है, तो वो उसको हिला के रख देता है। वो अरब स्प्रिंग जो कि आज काबू में नहीं रही उन लोगों के जिन्होंने उसको इनिशिएट किया, वो अरब स्प्रिंग जो कि आज शाम और इराक के अंदर तकरीबन एक बहुत बड़ा मसला बन के खड़ी हुई है, जिसकी दाइश प्रोडक्ट है। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर। यूरोपीय ममालिक असल में अमेरिका की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। अमेरिका जान के मामलात को अधूरा छोड़ देता है, छेड़ता है, बनाता है, वहाँ पे चला देता है और उसके बाद कभी उसको तकमील तक नहीं पहुँचा देता। शायद इसी के अंदर वो इनकी आपस की लड़ाई के अंदर उनको इस हद तक कमज़ोर कर देना चाहता है कि वो उसके जो इंटरेस्ट हैं वो सर्व होते रहें, चाहे वो इसराइल की डिफेंस में है, चाहे उसके अपने इंटरेस्ट की खातिर है। तो वही चीज़ें यूरोपियन फॉलो करते हैं। दूसरा, यूरोप के अंदर से लोगों का सीरिया आना जाना बड़े अरसे से नोन है, यानी ये इनके अपने शहरी, चाहे वो मुसलमान थे या कई गैर मुस्लिम भी, बहुत कम, वो भी निकलते जा रहे थे और इनको पता था, इनकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है कि इनको मालूम है कि कौन जाता है कब आता है। उनको इस तरीके से ढीले छोड़ देना, खुला छोड़ देना, मेरा ख्याल है कि देखिए आपने चूंकि बी लगाया तो मैं समझता हूं कि मैं तमाम अपने साथियों से एग्री करते हुए, लेकिन ये बाकी चीजें भी जो मैंने कही हैं उसके साथ यूरोपीय मुल्कों का भी उतना कसूर है कि अपने इंटरेस्ट को उस तरीके से दफा नहीं कर सके। मेरा ख्याल है वक्त आन पहुंचा है कि दुनिया फैसला करे कि इस दाइश जैसी तहरीक को मिल के सब ने ख़त्म करना है। ये एक गैर इंसानी ग्रुप है, गैर इंसानी ग्रोह है, इसको ख़त्म करना है, इसको एलिमिनेट करना, और इस तरह के बाकी। और मैं बाबर सदार की बात से एग्री करता हूँ, APS मुंबई इसी लाइन में आते हैं और अपने हम सबको अपने अपने अमाल को देखना है और अपने कंडक्ट को देखना है। हसन साहब, मेरे राय में जो मैंने आपको सुना, आपने हाँ का ऑप्शन लिया और ये कहा महज़ब दुनिया के लिए एक चैलेंज है और यूरोप भी इसमें शामिल है तो वो उसी तरह जिम्मेदार है। आपने यही कहा। मेरी टीम गालिबन कंफ्यूज है कि आपने नहीं का ऑप्शन लिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने हाँ का ऑप्शन लिया है तमाम दोस्तों के साथ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मजहर साहब, हाँ का मतलब ये है देखिए कि यूरोपीय ममालिक जिम्मेदार जी, वो कह रहे हैं कि सब हैं महज़ब दुनिया के अंदर शामिल लोग। नहीं, भी है ना। इम्तियाज साहब सवाल में भी लिखा है, खुद यूरोपीय हुकूमतें भी जिम्मेदार हैं। भी कुछ नहीं है। चलें ठीक है। मजहर साहब, देखिए आप 9/11 से पहले की सूरत हाल देख लें और 9/11 के बाद की सूरत हाल देख लें। 9/11 का हादसा जो भी वाक़या था वो इंतहाई काबिल मज़म्मत था। ज़ाहिर है आप कहीं भी मासूम लोगों को मार दें, उनको निशाना बना लें, उसकी कभी भी हिमायत नहीं की जा सकती। और अगर आप देखें कि पिछले 12 साल में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा कत्लेआम मुसलमानों ने मुसलमानों का किया है। अगर यूरोप ज़िम्मेदार है भी, तब भी कत्लेआम जो नज़र आ रहा है, चाहे आप पाकिस्तान ले लें, इराक़ ले लें, अफ़गानिस्तान ले लें, सीरिया ले लें, कौन किसको मार रहा है? मुसलमान को मार रहा है। तो क्या हम ये कहें कि अगर यूरोप की पॉलिसीज़ की वजह से, और मैं समझता हूँ कि वो पॉलिसीज़ की वजह से, उस पर भी मैं आ रहा हूँ कि उसकी कितनी हद तक ज़िम्मेदार है वो, लेकिन हमने किस हद तक, इस्लामी मुल्कों ने किस हद तक, मुसलमानों की तंजीमों ने किस हद तक इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि आप इसमें फ़र्क देख लें। जो पेरिस के क्लब में 100 लोगों को लिटा के मारा गया और आर्मी पब्लिक स्कूल के हॉल में बच्चों को जमा करके मारा गया, उन दोनों में क्या फ़र्क है? बर्बरियत दोनों जगह नज़र आ रही है, मासूम लोग दोनों जगह मारे जा रहे हैं। तो कोई भी जिम्मेदार हो, लेकिन किसी मासूम के कत्ल को जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता इफ़ और बट के साथ। ठीक। लेकिन उसके साथ ही अगर आप 9/11 के बाद अमेरिकन पॉलिसीज़ देखें, इराक़ आपने तबाह कर लिया और आज आप कह रहे हैं गलत किया, हमने गलत, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। अफ़गानिस्तान आपने तबाह कर दिया, उसको सिविल वॉर की नज़र कर दिया। लीबिया को आपने तबाह कर दिया और सीरिया को आपने तबाह कर दिया। इजिप्ट के अंदर गैरसनी
नहीं, मैं हाँ के और उसके साथ जाऊंगा कि बिल्कुल पॉलिसीज़ प्रोडक्ट होती हैं इन चीज़ों की। जब आप पॉलिसीज़ इस तरह बनाएंगी तो इस तरह की प्रोडक्ट होती है, लेकिन उस प्रोडक्ट की जस्टिफिकेशन कोई नहीं होती। आप नहीं कह सकते कि अगर किसी तंजीम को किसी वजह से बनाया गया है तो उसके लिए ये जस्टिफाइड किया जाए कि हाँ मासूम लोगों का कत्लेआम जायज़ है, उसको जायज़ नहीं करार दिया जा सकता। लेकिन पॉलिसीज़ बदलनी पड़ेंगी, परसेप्शन नहीं बदलने पड़ेंगे। जब तक अमेरिकन अपनी पॉलिसीज़ नहीं तब्दील करेंगे और मुल्कों को आप इस आग में लपेट लेंगे। आप देख लें कि फ़लस्तीनियन का इशू हो या दूसरा इशू हो तो पॉलिसी ज़रूर जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या हम उसके बदले में हम कत्लेआम किसका कर रहे हैं, हम किन लोगों को मार रहे हैं। आप स्कोर बोर्ड पर देख सकते हैं, सवाल के जवाब में 3 हाँ और 2 नहीं के ऑप्शन स्कोर बोर्ड पर हैं। एक और मामला जिस पर आज हमें गुफ्तगू करनी थी, इमरान खान की सियासत से मुतालिक 4 हाँ और 2 नहीं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, स्कोर बोर्ड पर आपके सामने है। ये प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिएगा। आज हम जो मौजू शामिल नहीं कर सके आने वाले दिन पर शामिल करेंगे। पैनलिस्ट की राय आपने जानी, अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।